हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू बायजूस क्लासेस। मेरा नाम है अतिउल्ला और ये है सेशन 8 डीपीपी डिस्कशन थर्मोमेट्री का। इस सेशन में हम हीट ट्रांसफर के ऊपर बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली रेडिएशन के ऊपर बात कर रहे हैं और काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके ऊपर और इंपॉर्टेंट लॉज के ऊपर भी कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, जो क्रक्स है इस चैप्टर का। ऑलराइट, तो ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि जब व्हाइट लाइट एक रेड ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, ऑप्शंस है हमारे पास रेड, सिर्फ ब्लू, सिर्फ वॉयलेट या हर कलर एक्सेप्ट रेड। ओके, तो किसी चीज का कलर कैसे दिखता है, ये कॉन्सेप्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी चीज का कलर हमें कैसे दिखता है, मान लीजिए कि व्हाइट लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रही है, तो वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब करेगा। जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर हमारी आंख में आएगा और वही कलर हमें दिखेगा, यानी वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखेगा। तो जो भी वो कलर रिफ्लेक्ट कर देता है वो ऑब्जेक्ट उस कलर का दिखता है हमें। ठीक है, यानी एब्जॉर्ब क्या करेगा, रेड को छोड़ के बाकी सारे कलर्स वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारा आंसर होगा एवरी कलर एक्सेप्ट रेड और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली ऑप्शन डी। तो हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि किसी बॉडी की एमिसिविटी जो होती है वो उसके एब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर होती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि रेशियो ऑफ एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट बॉडीज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हमें बताता है कि E अपॉन ए, ई क्या होता है, एमिसिव पावर, डिवाइडेड बाय ए क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर। तो किसी भी बॉडी के लिए एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है उसका रेशियो होता है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर। ओके, तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी वो तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ई और ए का जो रेशियो होगा वो भी बराबर होगा। करेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि E इज इक्वल टू ए, यानी एमिसिविटी जो होता है वो एब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर होता है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि ये मुझे कैसे मिला। मुझे पता है कि E बाई ए इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, और मुझे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से पता है कि जो रेडिएशन, रेट ऑफ रेडिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है E सिग्मा ए टी टू द पावर 4। करेक्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, E क्या होगा, किसी बॉडी के लिए जो एमिसिव पावर होगा वो क्या है, वो सिंपली है हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। तो ये हो जाएगा E सिग्मा ए टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ए। और एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी की जो एमिसिविटी होती है वो 1 होती है, यानी उसके लिए एमिसिव पावर कितना हो जाएगा, E ए टी टू द पावर 4, यानी ये E ए टी टू द पावर 4 सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 ये गया, यानी कि मुझे मिला E इज इक्वल टू ए, यानी कि एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर का वैल्यू सेम होता है, जो कि हमें बताता है कि जो अच्छे एब्जॉर्बर्स हैं वो अच्छे एमिटर्स भी होते हैं। ओके, तो ये अगर मुझे क्लियर है तो अब मैं स्टेटमेंट्स की तरफ चलता हूं। तो स्टेटमेंट में मुझे क्या दिया गया है, एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर। करेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या दिया गया है कि एमिसिव पावर एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट बॉडीज, लेकिन हमने अभी क्या देखा, ये सेम होता है। ठीक है, E अपॉन ए इज इक्वल टू ई बी, जो रेशियो होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वो किसी भी बॉडी के लिए सेम ही होगा, यानी स्टेटमेंट 2 यहां पे हो जाएगा फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू लेकिन स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एमिसिविटी ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1, एमिसिविटी ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज ग्रेटर देन 1, एमिसिविटी ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड एमिसिविटी ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 0। बेसिकली एक ब्लैक बॉडी, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी क्या होती है। ओके, ब्लैक बॉडी के बारे में हम क्या जानते हैं, ब्लैक बॉडी सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक व्हाइट सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जो भी उसके ऊपर लाइट आ रही है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी। ब्लैक बॉडी के साथ क्या होता है कि जो भी रेडिएशन इसके ऊपर फॉल कर रहा है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड, सारा का सारा वो ब्लैक बॉडी क्या होती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, अब हमें एक टर्म पता है एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है,
एब्जॉर्प्टिव पावर होता है कि रेशियो कि जितना उसने एब्जॉर्ब किया डिवाइडेड बाय जितना उसके ऊपर टोटल रेडिएशन फॉल हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। कितना बेसिकली कितना फ्रैक्शन उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ब्लैक बॉडी क्या करता है, ब्लैक बॉडी तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर है 1। और हमें क्या पता है कि एमिसिविटी और एब्जॉर्बिविटी क्या होती है, सेम होती है, यानी कि E इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1। यानी ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी भी जो होती है वो होती है 1, यानी कि ब्लैक बॉडी अगर परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो वो उतना ही परफेक्ट एमिटर भी है। ओके, तो ये होगा मेरा आंसर E इज इक्वल टू 1। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉलिश मेटल प्लेट है। पॉलिश मतलब क्या, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। उसके ऊपर एक रफ ब्लैक स्पॉट है, रफ ब्लैक स्पॉट मतलब वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इनको सेम टेम्परेचर 1400 केल्विन पे हीट किया गया है और क्विकली इनको एक डार्क रूम में ले जाया जाता है। हमें बताना है कि जो स्पॉट है वो मुझे प्लेट के कंपैरिजन में डार्कर दिखेगा, ब्राइटर दिखेगा, या इक्वली ब्राइट दिखेगा, या इक्वली डार्क दिखेगा। ये है मेरे ऑप्शंस। अब यहां पे की कॉन्सेप्ट ये है कि E इज इक्वल टू ए, एमिसिव पावर इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर। कहने का मतलब क्या है, जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर भी है। ओके, अब ये जो मेटल प्लेट है और ये जो डार्क स्पॉट है, इसमें से अच्छा एब्जॉर्बर कौन है? ऑब्वियसली जो डार्क स्पॉट है वो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बर है। अब अगर वो अच्छा एब्जॉर्बर है और उसको हमने एक डार्क रूम में ले जाते हैं, तो अगर वो अच्छा एब्जॉर्बर है तो अच्छा एमिटर भी होगा। यानी कि कौन ज्यादा एमिट करेगा? ऑब्वियसली जो ब्लैक स्पॉट होगा वो ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा कंपेयर टू जो पॉलिश्ड मेटल प्लेट है हमारे पास। तो कौन हमें ज्यादा ब्राइट दिखेगा? ऑब्वियसली जो डार्क स्पॉट है। बहुत काउंटर इंट्यूटिव क्वेश्चन है। जो डार्क स्पॉट है वो हमें ज्यादा ब्राइटर दिखेगा इन अ डार्क रूम, क्योंकि वो जो मेटल प्लेट है वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यहां पे जो भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? एमिशन की वजह से हो रहा है, रेडिएशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, और रेडिएशन ज्यादा किसका है? ब्लैक स्पॉट का कंपेयर टू मेटल प्लेट। यानी मेरा करेक्ट आंसर होगा ब्राइटर देन द प्लेट सरफेस, और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, मतलब एक छोटे से वेवलेंथ के रेंज में ई लैम्डा जो क्या है वो एमिसिव पावर है, ए लैम्डा जो है वो एब्सॉर्प्टिव पावर है किसी बॉडी का, और ई बी लैम्डा क्या है वो एमिसिव पावर है एक ब्लैक बॉडी का। तो किरचॉफ्स लॉ हमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बताता है? ओके, एज पर किरचॉफ्स लॉ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ देख लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या बताता है? किरचॉफ्स लॉ बताता है कि रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्सॉर्प्टिव पावर वो होता है एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, यानी कि प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इस प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ई लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा इंटू ई बी लैम्डा। बेसिकली एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय एब्सॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ओके, तो ये होगा मेरा आंसर, और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में दो बॉल्स हैं जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं और उनका सेम सरफेस फिनिश है। उनके डायमीटर्स 1:2 के रेशियो में है। उनको हीट किया गया है टू द सेम टेम्परेचर, दोनों को सेम टेम्परेचर तक हीट किया गया है और एक रूम में रख दिया गया है कूल होने के लिए बाय रेडिएशन। तो ऑब्वियसली उनको रूम में रख दिया गया है तो वो हीट लूज करेंगे। तो जो इनिशियल रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो रिलेशनशिप क्या होगा दोनों बॉल्स के बीच में, ये हमें बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। वो क्या बताता है कि रेट ऑफ हीट लॉस या रेट ऑफ एमिशन, पावर ट्रांसमिटेड या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम, सारे सेम ही चीज मैं बोल रहा हूं। तो एमिशन जो होता है वो क्या होता है? E सिग्मा A इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। E क्या होता है? E होती है एमिसिविटी। वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उस बॉडी के मटेरियल पे, उसके सरफेस फिनिश पे। ओके, अब आपको हिंट मिल गया होगा कि यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं। सिग्मा जो होता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट होता है। ए होता है सरफेस एरिया, टी होता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और टीएस होता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके, तो ये है की कॉन्सेप्ट। इसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो नेट हीट रेडिएशन होगा वो होगा E सिग्मा A इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर
4। तो दोनों बॉडीज के लिए अगर हम कंपेयर करें तो क्या क्या चीजें सेम है? उनका सेम सरफेस फिनिश है। उनका सेम सरफेस फिनिश है मतलब वो एक तरह की एब्जॉर्प्शन या रेडिएशन करेंगे, उनकी एमिसिविटी जो होगी वो बेसिकली सेम होगी। करेक्ट, सेम मटेरियल भी है और सेम सरफेस फिनिश भी है, यानी कि क्या सेम होगा यहाँ पे? एमिसिविटी सेम होगी। सिग्मा तो कांस्टेंट होता है, T to the power 4 माइनस TS to the power 4। ओके, तो टेम्परेचर दोनों बॉडी का क्या है? सेम है, और रूम में सेम रूम में रखा गया है, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होगा वो भी सेम होगा, यानी T to the power 4 माइनस TS to the power 4 ये भी दोनों सेम होगा, यानी कांस्टेंट होगा। यानी कि मुझे पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, रेट ऑफ एमिशन है, वो प्रोपोर्शनल टू क्या है? वो प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ओके, अगर वो प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया है तो बेसिकली वो क्या होगा एक स्फीयर के लिए? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर मैं बोलूं H1 अपॉन H2 दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। ओके, तो जो रेशियो ऑफ डायमीटर होता है वही रेशियो ऑफ रेडियस होता है, तो ये रेशियो कितना है? 1:2, तो ये हो जाएगा 1:2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4। यानी यहां से मुझे मिला H2 इज इक्वल टू 4H1, यानी कि जो बड़ी बॉडी है, ठीक है, जो बड़ी बॉडी है, जो बड़ा बॉल है, उसका जो लॉस ऑफ हीट होगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा, वो होगा 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वन। ठीक है, यानी कि मेरा आंसर होगा फॉर लार्जर बॉल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अदर बॉल, और मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन में एमिसिविटी ऑफ टंगस्टन दी हुई है हमें 0.35। एक टंगस्टन का स्फीयर है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। इसको एक लार्ज इवैक्यूएटेड एनक्लोजर में रखा गया है जिसके वॉल्स का टेम्परेचर 300 केल्विन है। बेसिकली इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन है। हमें इसका टेम्परेचर 3000 केल्विन पे मेंटेन करना है। हमें बताना है कि कितना पावर इनपुट लगेगा। ओके, तो की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि जो रेडिएशन होता है, ठीक है, जो रेट ऑफ रेडिएशन है या रेट ऑफ एमिशन है वो होता है E सिग्मा A इंटू टी टू द पावर 4 माइनस TS टू द पावर 4। तो इस रेट पे ये हीट लूज कर रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब क्या है कि जिस रेट से ये एब्जॉर्ब कर रहा है उसी रेट से इसको एमिट करना चाहिए, यानी कि इसके एब्जॉर्प्शन का भी जो रेट होगा वो सेम होना चाहिए। यानी बेसिकली मेरा आंसर क्या हो जाएगा? E सिग्मा A इंटू टी टू द पावर 4 माइनस TS टू द पावर 4। तो सिंपली मुझे क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है और आंसर निकालना है। तो E है 0.35, सिग्मा है 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। एरिया कौन सा एरिया? कर्व सरफेस एरिया एक स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ब्रैकेट में क्या रहेगा? T टू द पावर 4, टेम्परेचर कितना है? 3000 केल्विन टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है 300, तो ये हो जाएगा 300 टू द पावर 4। ओके, तो ये हो जाएगा 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 4। इस पाई को मैं 22/7 लिख दूंगा कैलकुलेशन ईज करने के लिए। यहां पे मुझे मिलेगा 10 टू द पावर माइनस 4। अंदर क्या है मेरे पास? 3 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 3 टू द पावर 10 4। ओके, तो बेसिकली 3 टू द पावर 4 हो जाएगा 81, और 10 टू द पावर 3 टू द पावर 4 हो जाएगा 10 टू द पावर 12, माइनस फिर से 3 टू द पावर 4 हो जाएगा 81, और 10 स्क्वायर टू द पावर 4 हो जाएगा 10 टू द पावर 8। ओके, तो ये 7 से ये 0.35 मुझे दे देगा 0.05। ओके, इस 4 से मैं 0.05 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 0.2। इस 0.2 को मैं 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4.4। तो ये है 4.4 इंटू 5.67। अब यहां पे 10 टू द पावर माइनस 8 और 10 टू द पावर माइनस 4 बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12। 81 इंटू 10 टू द पावर 8 हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, तो अंदर मुझे बच जाएगा 10 टू द पावर 4 माइनस 1। अब 10 टू द पावर 4 जो है 1 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो 1 को हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 8 यानी 10 टू द पावर 12, ये इस 10 टू द पावर माइनस 12 से कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 4.4 इंटू 5.67 इंटू 81। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगा 2018.8 वॉट। ओके, तो ये होगा मेरा आंसर, और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्फीयर है और एक क्यूब है, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, उनका वॉल्यूम भी सेम है, उनको सेम टेम्परेचर तक हीट किया गया है,
और फिर उनको सेम सराउंडिंग में कूल करने के लिए छोड़ दिया गया है। हमें बताना है कि रेडिएशन एमिटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल, बेसिकली क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ एमिशन या रेट ऑफ रेडिएशन, उनका रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहां पे कौन सा की फॉर्मूला है हमारे पास है स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ, जो बताता है कि रेट ऑफ एमिशन जो है, यानी कि नेट हीट रेट ऑफ हीट एमिटेड या लॉस्ट इज इक्वल टू ई सिग्मा ए इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। तो दोनों बॉडीज के लिए क्या क्या चीजें सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर सेम है, यानी टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4 सेम हो गया। ओके, सेम मटेरियल का बना हुआ है इसलिए एमिसिविटी भी सेम हो गई, सिग्मा तो कांस्टेंट होता ही है, यानी कि ये जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया है, यानी कि U इज प्रोपोर्शनल टू A। यानी मैं बोल सकता हूं कि U ऑफ स्फीयर अपॉन U ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A ऑफ स्फीयर अपॉन A ऑफ क्यूब। A ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया क्या होता है एक स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, एक सरफेस का एरिया A स्क्वायर, 6 सरफेसेस होते हैं क्यूब में तो 6a स्क्वायर, यानी कि यहां पे मुझे क्या चाहिए, R और A का रेशियो चाहिए। ये कैसे निकालें, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इनका वॉल्यूम सेम है, यानी कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A क्यूब, यानी कि यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि R/A का जो क्यूब है वो होता है 3/4 पाई। ओके, लेकिन यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें चाहिए R/2 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R/A का स्क्वायर। तो R/A का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/4 पाई। सबसे पहले इसको 1/3 पावर कर देते हैं, फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा टू द पावर 2/3। तो अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाई 6, R/A का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 पाई टू द पावर 2/3। ओके, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ ट्रिक यूज कर सकता हूं, इस 6 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, तो यहां पे है मेरे पास 4 पाई/3 और यहां पे है मेरे पास 3/4 पाई टू द पावर 2/3। कुछ समझ में आ रहा है, मुझे तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल में ले जाएं और इसको लिख दें 4 पाई/3 टू द पावर 2/3। ठीक है, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, एक 2/3 पावर है, एक का पावर 1 है, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 4 पाई/3 का पावर 1/3 और ये 2 यहां पे बच जाएगा। ओके, तो अगर इसको और अच्छे से हम करना चाहें तो यहां पे पावर है टू द पावर 1/3, तो इस 2 को हम चेंज करके लिख सकते हैं 8 टू द पावर 1/3। 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो एक ही बात है। ये इसलिए किया है मैंने ताकि ये ब्रैकेट के अंदर चला जाए, तो ये हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 3 और इसका पावर हो जाएगा 1/3। तो ये 4 से ये 2 गया, यानी कि फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, पाई/6 टू द पावर 1/3। ओके, तो मेरा आंसर होगा पाई/6 टू द पावर 1/3 इज टू 1 और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन स्केल में टेम्परेचर T है, वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है रेट R पे। ओके, हमें बताना है कि इन चारों ग्राफ्स में से करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा। तो ग्राफ अगर देख लें तो ये ln R और ln T के बीच का ग्राफ है। ओके, तो कैसे पता लगेगा, हमें रिलेशनशिप क्या पता है, हमें एक ही रिलेशनशिप पता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ, वो बताता है कि जो रेट ऑफ रेडिएशन है वो होता है E सिग्मा A इंटू टी टू द पावर 4। ओके, तो यहां पे रेट ऑफ रेडिएशन को R से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम भी R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है E सिग्मा A टी टू द पावर 4। ओके, अब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, अगर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है तो इसकी एमिसिविटी एक कांस्टेंट होगी, सिग्मा तो कांस्टेंट होता ही है और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया भी होगा, यानी कि मुझे पता चल रहा है कि R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी टू द पावर 4। रिलेशनशिप चाहिए R और ln R और ln T के बीच में, यानी कि दोनों साइड अगर हम ln ले लें, नेचुरल लॉग ले लें, तो मेरा काम बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ln K इंटू टी टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा ln R इज इक्वल टू ln K प्लस ln T टू द पावर 4। ओके, क्योंकि ln A भी होता है ln A प्लस ln B, और ये जो पावर में है ये इसको साइड में ला सकते हैं। ओके, तो ln R जो हो जाएगा, अब ln K क्या है, वो एक कांस्टेंट होगा, K1 कह लेते हैं, प्लस
4 क्या है, एक कांस्टेंट है, उसको K2 कह लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ln(t). अब ये जो इक्वेशन है वो किससे रिजेंबल कर रहा है, बहुत सिंपल है, देखना, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c से रिजेंबल कर रहा है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा k1, और ये जो k1 है वो क्या है, ये है ln ऑफ दिस क्वांटिटी, यानी कि ये सारी क्वांटिटीज तो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ये जो ln k1 होगा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो अब ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑब्वियसली क्या दिखेगा हमको कि एक स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप एंड ऑल्सो विद अ पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, ये होगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए। तो एक बकेट है जिसमें हॉट वाटर रखा गया है। अब ये जो हॉट वाटर है वो 75 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस जाता है टाइम t1 में, 70 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस जाता है टाइम t2 में, 65 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस जाता है टाइम 3 में। हमें बताना है t1 t2 t3 में क्या रिलेशनशिप होगा। ओके, अब ये जो हीट लूज कर रहा है, इसका जो टेम्परेचर कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हीट लूज कर रहा है। हीट लूज कैसे कर रहा है, हीट लूज ये कर रहा है रेडिएशन से या एमिशन से। तो ये जो रेट ऑफ रेडिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है EA सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस TS टू द पावर 4, यानी कि यहां पे क्रिटिकल चीज क्या है, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, यानी EA का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, सिग्मा तो एक कांस्टेंट होता है, तो यहाँ क्रिटिकल चीज क्या है, उस बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। ओके, अब जिसका रेट ऑफ हीट लॉस जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा तेजी से वो हीट लूज कर रहा है, वो इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर गिरेगा, यानी उतना फास्ट रेट से उसका टेम्परेचर गिरेगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा है बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, तो उसका जो टेम्परेचर का फॉल होगा वो जल्दी होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि 75 से 70 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो T है वो TS के कंपैरिजन में ज्यादा है, यानी इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, वो घटते जा रहा है। केस 1 में उनका जो टेम्परेचर और बॉडी और टेम्परेचर और सराउंडिंग का जो डिफरेंस है वो ग्रेजुअली हर स्टेप में घटता जा रहा है। ठीक है, यानी मैं क्या कह सकता हूं कि फास्टर कूल कौन होगा, ये सबसे फास्ट कूल होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी कि सबसे कम टाइम कौन लेगा, सबसे कम टाइम लेगा T1, फिर T2, फिर T3। ओके, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, T1 शुड बी लेस देन T2 शुड बी लेस देन T3। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा सॉल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी।